मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम आपको कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण में पढ़ाने वाले हैं, वर्ण विचार का ही एक छोटा सा टॉपिक है वर्ण संयोजन और विच्छेदन। ये भी हमें आना चाहिए कि कैसे हम वर्णों से शब्द बनाते हैं। वर्ण संयोजन और विच्छेदन में आप देखेंगे कि वर्ण हमारे कैसे मिलकर शब्दों की रचना करते हैं, इसको हम इसमें समझाएंगे। ये वर्ण विचार का ही हमारा तीसरा टॉपिक है। इसी क्रम में इस पहले चैप्टर के हमने 3 वीडियो बना दिए हैं। पहले वीडियो में हमने वर्ण विचार बताया, वर्ण विचार का मतलब क्या था, जिसमें कि बताया कि वर्ण कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उनकी उत्पत्ति क्या होती है। दूसरे वीडियो में वर्ण विचार का ही दूसरा हमने पार्ट लिया, उच्चारण स्थान समझाए, और इसी में अब तीसरा बताने वाले हैं वर्ण का संयोजन, यानी कैसे हम अपने छोटे छोटे अक्षर को जोड़कर हम शब्द बना लेते हैं और उन शब्दों को तोड़ा जाए तो उनका विच्छेदन हम कैसे करेंगे, इसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो पहला हम अभी कुछ नहीं, देखिए अपनी ब्लैंक स्लाइड है। अब हम पहले आपको समझा देते हैं कि वर्णों का संयोजन। तो वर्ण जैसा कि आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया वैसे 2 प्रकार के होते हैं और तीसरा हमारा एक प्रकार हो जाता है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन और तीसरा होता है हमारा अयोगवाह। ठीक है। स्वर हमारे कौन से होते हैं, अ से लेके औ तक, ये हम सीख चुके हैं अपने पहले पार्ट में। दूसरे में फिर हमने उसी पार्ट में हमने ये भी बताया कि व्यंजन कौन से होते हैं, क से लेके ह तक। इसके साथ साथ में हमने व्यंजनों में आपको संयुक्त व्यंजन भी बताए, जो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये भी हमने आपको सारी चीजें बताई। ठीक है। अब इसके बाद हमारे ओ अ से लेके औ तक जब स्वर में आ गए तो आप कहेंगे अंग अह कहाँ चले जाते हैं, तो वो हमारे अयोगवाह में आते हैं। अंग और अह, अंग होता है अनुस्वार और अह होता है हमारा विसर्ग, जो कि अपन ने लास्ट 2 वीडियो में बहुत अच्छे से इनको डिस्कस कर लिया कि कैसे ये हमारे क्रम कैसे बना, इनका उच्चारण स्थान की वजह से कैसे इनके क्रम में हमने देखा कि कौन सा पहले, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम देख रहे हैं कि इन अक्षर से हम शब्द कैसे बनाएं। ये वर्ण का अर्थ क्या हुआ हमारा, अक्षर। अक्षरों का अब मिलान करना सीखना है हमें, कैसे हम अक्षरों को मिलाएंगे और कैसे हम नए शब्द बनाएंगे। तो जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, हमने कहा किसी का नाम ले लेते हैं। जैसे हमने नाम ले लिया, सबसे पहले राम, कहते हैं अच्छे नाम से शुरुआत करो, सब चीज अच्छी होती है। तो हमने पहला एक जो शब्द लिया वो बनाया राम। क्या लिखा, राम। अच्छा, बोल तो दिया हमने, राम तो बोला। अब राम को बोलने के लिए हमने क्या क्या, हमारे मुख से कौन कौन सी ध्वनि निकली, आप कहेंगे र निकला। र में फिर आई हमारी दूसरी क्या ध्वनि, र को र बोला या रा बोला, बोले उसको देर तक बोला, अर्थात इसमें हमारे पास क्या हुआ, दीर्घ इसको बनाया गया। अच्छा, दीर्घ बनाने के लिए, वो भी आ जैसा ही दीर्घ बनाने के लिए बड़या की मात्रा बनाई गई, तो हो गया रा। और फिर कहा म, तो हमने म को लिख दिया। ठीक है। अब ऐसे हम लिखने के, हम बता देते हैं कि बड़ा बोलते हैं उसको बड़या की मात्रा लगा देते हैं, तो राम। लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी अपनी मूल से शुरुआत कर रहे हैं। मूल से शुरुआत करने के लिए हम पहले स्वर देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वरों को देखेंगे, कैसे स्वर हमारे व्यंजनों में जुड़कर नए नए शब्दों की रचना करते हैं, उनको देखना है। तो चलिए स्वर हम सबसे पहले लिख देते हैं आपके अ, आ, ई, उ, ये हो गया री और री, ए आई और फिर कहा ओ और औ। ये हमारे कितने हो गए, स्वर हो गए। अच्छा, और स्वर के साथ में जब हमने व्यंजन की आपको परिभाषा बताई थी, तब हमने आपको क्या बताया था कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते हैं, और बोलने के अलावा भी
अलावा भी इनको अगर पूरा लिखना है तब भी हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे स्वर की सहायता होती है तो बताएं। अगर ये व्यंजनों को अगर मूल रूप में देखा जाए, अगर आप जो अपने बचपन में जो हिंदी वाली टेबल पढ़ी है ना, जिसमें ये लिखा रहता है क, ख, ग, घ, इंगा, एक ही लाइन बता रहे हैं, समझ लीजिए, इंगा, ये देखते हैं आप, इसमें आपको ये पूरा का दिखाई देता है, ख पूरा दिखाई देता है, ग पूरा दिखाई देता है, घ पूरा दिखाई देता है, इंगा पूरा दिखाई देता है ना, आधा नहीं होता है। लेकिन अगर इनको व्यंजन ही कहना है तो हमें इनको आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आधा। तो का को आधा कहेंगे तब ये व्यंजन है। जब इसमें स्वर मिल जाता है तब ये पूरा बनता है। बनते भी ये पूरे तब हैं जब इनमें स्वर मिलता है, नहीं तो ये अपने मूल रूप में आधे ही हैं। कैसे हैं? आधे हैं। आधे से आप समझ नहीं पाते, इसीलिए उनको जब आपके सामने वर्णमाला में लिखा गया तब उसमें आ को जोड़ दिया गया, तब ये हमारे सामने ये पूरा का प्रकट हुआ। ख में अ जोड़ दिया गया तब हमारे सामने अ ख पूरा दिखाई दिया। आधे गा में जब अ मिला यानी जब स्वर मिला तब ही ये हमारे सामने पूर्ण रूप में आया। घ हमारा आधा ही था, व्यंजन रूप में तो ये आधा ही था, लेकिन जब इसमें आ मिला तब ये पूरा हुआ। इंगा में भी हर एक व्यंजन में केवल का की लाइन नहीं कह रहे हैं, का से लेके जितने भी व्यंजन बन रहे हैं, छत्रज्ञ, श्रद्या, जो भी बन रहे हैं, वो सभी हमारे अ लगने से ही पूरे दिखाई देते हैं। तो अब वर्णमाला में जब भी देखें तो समझ लेना कि इन सभी में अ लिखा हुआ है, तभी ये हमारे सामने पूर्ण रूप में आए हैं। जैसे कि आपको जब मात्राएं पढ़ाई जाती हैं तो पता है क्या कहते हैं? छोटे आ का कुछ नहीं। बोला जाता है ना कि छोटे आ का कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा। छोटी ई की आगे से मात्रा, बड़ी ई की पीछे से मात्रा, ऐसे ही सिखाई जाती है। छोटे ऊ की सीधी मात्रा, बड़े ऊ की उल्टी मात्रा। री की एक मात्रा, और री हमारा कैसा होता है? दीर्घ में भी होता है, जिसको अगर जब दीर्घ में लिखा जाता है तो उसमें री की ऐसी प्रकार की दो मात्राएं हो जाती हैं। री हमारा अब प्रयोग नहीं होता है, वैदिक मंत्रों में, वेदों में इसका प्रयोग किया जाता था और री अपने मूल रूप में ही लिखा जाता था, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता है, वेदों में इसका प्रयोग होता था। ठीक है, वैदिक मंत्रों में मिलेगा। ए की हमारी एक मात्रा, आई की होती है दो मात्राएं, औ की होती है हमारी एक डंडे के साथ में एक मात्रा, और औ की होती है एक डंडे के साथ में दो मात्राएं। ये मात्राएं क्यों होती हैं? क्योंकि अगर इनको सिर्फ अपने मूल रूप में दर्शाना है तब तो हम जैसे लिखना है आम, क्या लिखना है? आम। तो आ पूरा सबसे पहले बोला जा रहा है तो हम उसको आराम से लिख देंगे आ। तो ये जो आ होता है ना, बड़ा स्वाभिमानी होता है। कैसा स्वाभिमानी होता है? वो ये कहता है कि अगर जब मैं मूल रूप में आऊंगा, व्यंजन के पीछे जब लगूंगा, तब मैं अपने मूल रूप में कभी नहीं दिखूंगा। अगर मुझे व्यंजन के पीछे लगाना है तो मेरी मात्राओं को ले जाओ, उन्हें लगाओ। लेकिन अगर आगे लिखना है, जैसे लिखना है अमन, तो अ पहले आ रहा है तो अपने मूल रूप में आ गया, फिर बाद में म और ना लगा दिया तो अमन लिख दिया। फिर कहा आग, तो कह रहे हैं आ पहले आ रहा है इसीलिए अपने मूल रूप में आ गया आग। कहा ईख, कहा इमली, इमली हो गया, ईख हो गया। तो इनका क्या हुआ? जो ये पहले आने थे, लाइन में पहले खड़ा होना था तो इन्होंने अपने मूल रूप को पहुंचा दिया। औ से औरत, ए से एड़ी, आई से ऐनक, तो पहले आ रहे हैं तब तक तो ये अपने आपको अपने मूल रूप को पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी व्यंजन में जुड़ के आते हैं, जैसे कहा कागज, का क्या कहा हमने? कागज। तो अब कागज की ध्वनि में आपको क्या आवाज आएगी? का, यानी क तो बोल रहे हैं, साथ साथ में आ भी हो रहा है। क्या बोला जा रहा है? आ भी बोला जा रहा है। तो कभी भी आपको ऐसे लिखाई नहीं दिखाएगा कि क आ गज लिखा जाए। ऐसे लिखा जाता है कि क आ गज,
लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। इस आ को इस प्रकार से बनाया जाता है क्या? ऐसे लिख दिया जाता है, क के संग में आ की ध्वनि निकली तो क आ लिख दे? नहीं। क्या लिखते हैं? ये अपना जो स्वर है वो व्यंजन के बाद कभी भी ऐसे खड़ा नहीं होता है, वो अपनी मात्रा को भेज देता है। क्या कर देता है? अपनी मात्रा को भेज देता है। तो क के साथ में फिर हमारी मात्रा जुड़ जाती है का, और फिर हो जाता है गज। ठीक है, तो समझे आप कि कभी भी स्वर जो होता है वो व्यंजन के बाद अपने मूल रूप में नहीं आता है, अपनी मात्रा को भेज देता है। तो ये मात्राएं किस लिए होती हैं? इन व्यंजनों को, कौन से व्यंजनों को? ये क से लेके ज्ञ तक के जितने व्यंजन हैं उनको पूरा करने के लिए मात्राएं होती हैं। अब आप कहोगे कि क्या केवल छोटा आ ही अकेला पूरा करता है? हाँ, ये तो बात सही है कि छोटा आ ही पूरा करता है, लेकिन जब हमें उसमें कोई और ध्वनि नहीं निकालनी हो तो, जैसे क सिंपल बोलना है तो क में हम सिर्फ आधे का में सिर्फ हम पहला स्वर अ जोड़ देंगे और क बन जाएगा। लेकिन अब इसी में हमें ध्वनि बदल देनी है और हमें कह देना है का, बड़े आ की मात्रा। तब हम क्या करेंगे? उस का में बड़ा स्वर, दीर्घ स्वर आ लगा देंगे तो ये बन जाएगा क। तब भी ये पूरा होगा। और क्या बन जाएगा? फिर ये बड़ा आ कहेगा मेरे पास मेरी मात्रा दिखाई देने वाली है, तो वो बड़े आ का डंडा अपना लगा देगा। फिर कहेंगे कि अब क, जो व्यंजन आधा क था उसमें क्या हुआ? छोटी की मात्रा की ध्वनि आई, की ई जैसी ध्वनि आई, तो क्या करेगा? आधा क ई को मिला लेगा और ये बन जाएगा की। लेकिन जो स्वर होते हैं वो आधे व्यंजन में ही जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि क पहले से ही लिखा हुआ है पूरा और उसमें भी हम स्वर जोड़ने लगे। अच्छा, अगर ऐसा होगा तब अच्छा, ये कंडीशन भी आती है कि जब हमारा क पहले से ही स्वर युक्त है, यानी ये जो क है क से आ से मिलकर बना है, ऐसा स्वर युक्त है और इसमें फिर कोई स्वर जुड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि दूसरा स्वर नहीं जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तब इसी के लिए ही फिर संधियां पढ़ाई जाती हैं कि जब एक स्वर तो पहले से था ही और दूसरा स्वर भी जब उसके साथ में आके मिलने लगा तो क्या परिवर्तन होगा, तब फिर हम संधि के नियम पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, अयादि होती है, तब इस प्रकार की संधि होती है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम हर एक शब्द को देख रहे हैं कि क जो हमारे सामने आया वो अ से मिलकर बना, बड़ी आ की ध्वनि निकली, दीर्घ ध्वनि निकली, तब हमने बड़ा आ जोड़ा। जब छोटी ई की ध्वनि निकली तब हमने उसमें ई जोड़ी। बड़ी ई की ध्वनि जोड़नी थी तो की कह दिया, छोटे ऊ की कु जैसा बोलना था तो उसमें ऊ जोड़ दिया। किस में जोड़ेगा? आधे का में। ठीक है, तो अब आप अगर देखें कि हम देखते हैं एक कोई भी शब्द बनाना है, देख लीजिए कोई भी मन में आ रहा हो उसी शब्द को लिख दीजिए। अब हमने कह दिया बालक, क्या कह दिया? बालक कह देते हैं, बालक। ठीक है, अब जब हमें बालक शब्द बोलना था तो पहले ब को हमने कैसा बोला? बा। तो ब अपने मूल रूप में कैसा है? आधा है, आधा है, लेकिन इस बा में ध्वनि कौन सी निकल रही है? बड़े स्वर वाली निकल रही है, बा। तब हम इसमें क्या करेंगे? बड़े आ को जोड़ेंगे। अब जो भी हमारा बड़ा आ या जो भी स्वर आएगा वो अपनी मात्रा के साथ में आएगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा। फिर इसके बाद देखा ला तो पूरा है, आधा ला तो बोला नहीं जा रहा है, उसमें बालक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, बालक बोल रहे हैं, तो ला के साथ भी आ की ध्वनि आ रही है, तो हमने ल में भी आ जोड़ दिया। फिर कहा क, बालक, ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि का आधा निकाला हो, नहीं बोला, का पूरा बोला हमने। तो का में भी क्या छुपा हुआ है? क में भी हमने आ को जोड़ा, तो हमारे सामने बा की दीर्घ ध्वनि आई, ल पूरा आया, क पूरा आया। कहां से पूरे हुए ये? बा में हमने आ को दे दिया, ल को पूरा करने के लिए ला में और कोई स्वर की ध्वनि नहीं निकल रही थी, सिर्फ उसको पूर्ण बोला जा रहा था तो अ लिख बना दिया। का को केवल पूर्ण बोला जा रहा था तो हमने अ लगा दिया। बाकी और ध्वनियां निकालने के लिए जैसे ई की ध्वनि उ, और ऊ की री की ध्वनि ए, ऐ, ओ, औ, जैसे क में ए जोड़ो तो के हो जाता है, ऐ जोड़ो तो कई हो जाएगा, ओ जोड़ेंगे तो कऊ को बन जाएगा, कऊ बन जाएगा। तो
और कोई ध्वनि नहीं निकल रही है, सिंपल सिर्फ अक्षर बोला जा रहा है लेकिन पूर्ण ध्वनि के साथ में बोला जा रहा है, तो उसमें सिर्फ अ जोड़ते हैं। तो अब आपने देखा है कि ये बालक शब्द कितने अक्षरों से मिलकर बना, 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षरों से, 6 अक्षरों से ये 3 अक्षर का दिख रहा है। देखने में तो हम कहते हैं 3 अक्षर वाले शब्द बालक, लेकिन ये है कहे मूल रूप से कितने अक्षरों से मिलकर बना, ये 6 अक्षरों से मिलकर बना है। तो ये हमने क्या कहा था, कभी भी मात्रा वाले जो स्वर, मात्रा वाले स्वर कौन कौन से होते हैं, यहां से यहां तक के, बड़े आ से औ तक के जितने भी स्वर होते हैं सब मात्रा वाले होते हैं। ठीक है, जब अगर मात्रा वाले हैं तो अपनी मात्रा के साथ में आएंगे, तो ब अपनी मात्रा के साथ में आया तो ब बन गया बा, ल पूरा हो गया और क पूरा हो गया। तो इस तरह से ये एक शब्द हमारे सामने बना। तो इसी को कहा जाता है वर्ण का संयोजन। जब वर्णों को जोड़ दिया गया तो ये हो गया वर्ण का संयोजन यानी जुड़ना। और यहां क्या किया था, ऊपर क्या किया था हमने, ऊपर हमने इनको तोड़ दिया था, ब में से उसके स्वर को अलग कर दिया था, ला में से उसके स्वर को अलग कर दिया था, का में से उसके स्वर को अलग कर दिया था। तो इसी को कहा जाता है वर्ण का विच्छेदन। क्या कह दिया था जाता है, वर्ण का विच्छेदन, यानी वर्ण को, वर्ण शब्द में छुपे हुए जो वर्ण थे उनका विच्छेद कर दिया, उन्हें तोड़ दिया गया, उन्हें अलग अलग कर दिया गया। अगर किसी में स्वर था तो उसमें से हर एक का अपना अपना स्वर या व्यंजन जब अलग कर दिया गया तो उसको वर्ण विच्छेदन कह दिया जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम अब शब्दों में। पहले हम कहेंगे वर्णों का संयोजन करके हम शब्द की रचना कैसे करते हैं। तो देखिए, हमने व में ई को जोड़ा, व में ई को जोड़ा। अब जब हमने बताया है कि आपको कि किसी व्यंजन में जब हम किसी स्वर को जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा के साथ में जोड़ते हैं, तो व में जब ई को जोड़ा तो ये बन गया वी। ठीक है, अब हमने जब संयुक्त वर्ण आपको पढ़ा रहे थे तब हमने क्या कहा था, आपके सामने ये एक जो अक्षर लिखाई दिया होता है जो धा के जैसे दिखता है लेकिन धा नहीं होता है, वो क्या होता है, वो द्या होता है। वो किससे बनता है, ये एक संयुक्त वर्ण है जो किससे मिलकर बनता है, द और या से, द और या से द्या बनता है। लेकिन जब तक कि इसमें आ नहीं लग जाएगा तब तक ये कैसा रहेगा, हमारा आधा रहेगा। जब इसमें अ लग जाता है तब ये जाके हमारे सामने द्या पूरा बनता है। ठीक है, पूर्ण व्यंजन तो हमेशा आपको जो दिख रहे होंगे उनमें अ तो छुपा हुआ है ही, बिल्कुल ये आप हमेशा याद रख के चलिएगा। ठीक है, तो वहां में जब हमने ई को जोड़ा तो वह अब कैसा होगा, बोले ई जो आएगी वो कैसी आएगी, अपनी मात्रा के साथ में आएगी, व और ई नहीं होगी। अब ये द्या से हमारा क्या बन रहा था, द और या से द्या बन रहा था, वो भी आधा। लेकिन जब इसमें कौन सा बड़े आ का स्वर जुड़ा तब इसमें हमने बड़े आ की मात्रा लगा दी। हर स्वर की हम मात्रा साथ में जोड़ते जाएंगे। अब ला के बाद जो स्वर है उसको जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्वर है, अ है, मतलब ला को इसने पूरा कर दिया है। फिर या के बाद कौन सा स्वर है, बोले या के बाद हमारा अयोग वाह यानी अह है। कौन सा है, अह। तो य के साथ में इस ये भी अपने क्या चिन्ह से आता है, ये जो अह होता है ना इसका क्या जुड़ जाता है, विसर्ग जुड़ जाता है इसका। इसकी भी अपनी मात्रा, कहते हैं ना अंक की एक बिंदी अह की दो बिंदी, तो अह की दो बिंदी लग के या को पूरा कर दिया। तो ये इस प्रकार से इन अलग अलग वर्णों को जोड़कर हमारे सामने बना विद्यालय। समझ गए, ये विद्यालय बन गया। अच्छा, आप कहेंगे कि कहां से कहां तक जोड़े, ये भी एक बच्चों के मन में सवाल होता है कि हम किन किन को साथ जोड़े। ऐसा तो नहीं कि इन को साथ में जोड़ना हो, ऐसा तो नहीं है कि यहां से यहां तक इतने जोड़े। तो भाई जो व्यंजन है हमारा वो एक साथ में एक ही स्वर को अपने साथ में ले सकता है, एक बार में उसके साथ में एक ही स्वर आएगा। क्योंकि अब हमने जैसे ये मान बता देते हैं, जैसे ये हमारा आधा पानी का ग्लास भरा है, आधा पानी का ग्लास भरा है यानी ये हमारा आधा अक्षर है। तो इसमें जो जुड़ेगा वो एक ही स्वर तो जुड़ेगा, मतलब आधा पानी और जुड़ेगा उसमें।
ऐसा तो नहीं है कि इतना भर दिया और अगर हम दूसरा स्वर भी भरेंगे तो वो फैल जाएगा, यानी उसमें दूसरी गुंजाइश नहीं है। उसमें कितनी गुंजाइश है? एक ही स्वर की जुड़ने की, एक स्वर जुड़ सकता है। तो वा में ई ही जुड़ सकता है। ये ऐसा नहीं है कि वा के साथ में ई भी लगा दो, आ भी लगा दो, ओ भी लगा दो, सब नहीं। अच्छा, व्यंजन दो हो सकते हैं आधे द, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो हमारे होते हैं, एक जैसे श होता है क्षत्रिय का, वो क और श से मिलकर बनता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं त्र जो होता है वो त और रा से मिलता है, ठीक है। फिर ज्ञ जो होता है वो किससे मिलता है? ज्ञ से मिलता है, ज और य से मिलकर बनता है ज्ञ। श्र जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? श और र से मिलकर बनता है ना। तो भाई दो व्यंजन तो हैं, लेकिन अगर जैसे क्रम से आपको एक व्यंजन के बाद तुरंत स्वर दिखाई दे जाए तो तुरंत उसको स्टॉप कर देना, वहीं रोक देना। लेकिन फिर इसके बाद देखा कि एक व्यंजन के बाद दूसरा दो व्यंजन है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ निश्चित ही दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ा, जो निकल के आया उसमें इस स्वर को जोड़ दिया उसकी। फिर इसके बाद लाक में किसको जोड़ा जाए? फिर ला के बाद जो स्वर है उसमें उसको जोड़ा जाएगा। पहले वाले स्वर को मत जोड़ना कि ला में इस स्वर को जोड़ दिया, इनको इसमें जोड़ दिया, नहीं। हमेशा जो स्वर जुड़ता है कहाँ रहता है? वो बाद में होता है, यानी जो मात्रा जुड़ने वाली है पीछे से, उसमें जो व्यंजन को पूर्ण करने वाली है वो पीछे रहती है, आगे नहीं रहती है। नहीं तो कभी सोचे कि द और या के पहले ई है तो वा को आधा लिख दे और द और या में दी लिख दे, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये गलतियां भी बच्चे कर लेते हैं क्योंकि वो एकदम से हर चीज को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ये गलतियां होती हैं और इसीलिए ही हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। तो आधे व्यंजन के बाद जहां पे स्वर मिल जाए वहीं पे उसको खत्म कर देना, एक अक्षर अपना बना लेना पूरा, तो वी बन गया। द के बाद य है तब तक तो हम मिलाते चलेंगे, रुकेंगे कहां तक? स्वर पे आके रुक जाएंगे। फिर ला से शुरू करेंगे, फिर कहां रुक जाएंगे? स्वर पे आके। फिर यहां से शुरू करेंगे और स्वर पे आके रुक जाएंगे। फिर जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हमारा संयोजन होके एक शब्द बन जाएगा विद्यालय। तो वर्ण से संयोज, वर्ण को मिलाकर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। अब देखिए, वा से शुरुआत किया, आ तक आए, व में आ जोड़ा तो बना वा। फिर टा में हमने ई को जोड़ा, तो छोटी ई की मात्रा हमेशा आगे से चढ़ती है, तो क्या कहेंगे? टी। और क में आ जोड़ा तो बना का, तो बन गया वा टीका। फिर कहा अ में क्या लिखा था? द लिखा था। अब देखिए, अ हमारा अकेला था। अब आप कहेंगे कि आ को हम क्या द से जोड़ें? क्या नहीं, अ को बाद के व्यंजनों से नहीं जोड़ा जाता है। अगर सबसे पहले लिखा है तो सबसे पहले उठा के उसको रख दो, बाद के व्यंजनों को बाद में देखेंगे कि क्या किसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आ को दा में जोड़ेंगे, नहीं, दा के बाद में जो स्वर होगा उसको जोड़ेंगे इसमें। तो कह रहे हैं आ तो स्वतंत्र है, इसमें कोई व्यंजन नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है तो स्वतंत्र रूप से अपने मूल रूप में सबसे आगे जब आने की बारी होती है तभी वो आके खड़ा होता है। जब पीछे बारी आती है तो अपनी मात्रा को भेजता है कि जब आगे खड़े होना है तब देखो सबसे आगे आ गया, तो अपने मूल रूप में आया। किसी के पीछे होता तब नहीं दिखता, ये ऐसा नहीं दिखता, लेकिन जब आगे आने की बारी थी इसीलिए देखिए अपने मूल रूप में दिख रहा है हमें आ। तो ये आ को हमने निकाल दिया। फिर आधे व्यंजन के बाद हमें जहां तक स्वर मिला हमने उसको पकड़ लिया। तो ये क्या था हमारा? ध आधा था। और अच्छा, ध या मिलके हमारा कोई संयुक्त वर्ण नहीं मिलता है, तो धा को बेचारे को आधा लिखा रहने देंगे क्योंकि धा के बाद हमारे पास कोई स्वर है नहीं, तो धा जैसा का तैसा। या में जरूर बड़े या की मात्रा मिल गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ध्या। धा को आधा लिखा रहने दिया क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, लेकिन या ने इसको पूरा कर दिया, तो ये हो गया या। पा में ई जोड़ा, पा में पा से शुरू किया, ई पे खत्म किया, का से शुरू किया, आ पे खत्म किया, तो प बनी पी और क बना का, तो बन गया अध्यापिका। फिर कहते हैं बालक, ब में आ की मात्रा ब से शुरू हुआ, बड़े आ पे खत्म हो गया, स्वर पे खत्म कर दीजिए, ला को आ पे खत्म कर दीजिए, का को आह पे खत्म कर दीजिए, तो बाल काह बन गया हमारा स्वर, हमारा एक शब्द बन गया। फिर से शुरू कीजिए, क में आ जोड़िए तो का पूरा हो जाएगा, वा में ई के साथ में विसर्ग जोड़ देंगे तो विही बन जाएगा।
ध में आ जोड़ा तो बन गया ध, न में अम जोड़ा तो बन गया न। इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, अम नहीं होगा अकेला, न अकेला हमने पहले न में आ जोड़ा तो ये हो गया न, और माँ में जब आ जोड़ा, माँ में कुछ था नहीं, माँ हलंत में लगाना था। अब कहेंगे हलंत में ही क्यों लगा रहे थे आप, क्योंकि धनम शब्द में मूल शब्द तो धन होता है, लेकिन माँ कहाँ आता है, द्वितीय विभक्ति में आधा ही होता है। इसमें धनम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए माँ हलंत आया हुआ है। तो आ जाने देते हैं अपन को, उसमें क्या करें, माँ के बाद नहीं जोड़ना है तो माँ हलंत के रूप में लिख देंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान कीजिएगा, वर्ण संयोजन करते समय याद रखिएगा कि हमारे पास जैसे जो कोई अक्षर है और वो सबसे अंत में आधा आ रहा है तो उसको हलंत के साथ में लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि सबसे अंत में आधा का आ रहा है तो ऐसे उसको ऐसा लिख दें। बालकम में जैसे लिखना है हमें बालकम, तो ऐसा नहीं लिखिएगा कि माँ को इस प्रकार से लिख दें आप, क्योंकि ये आधा है तो हम इसको बालकम ऐसा लिख दें। इसी के लिए ये हलंत बनाया जाता है। क्या जरूरत थी हलंत बनाने की, आधे अक्षर को भी तो लिख सकते हैं ना। तो जरूरत ये थी कि अंत में लिखने के लिए हम अपने जो हमारा जो वर्ण है, जो अक्षर है, उसको हलंत के साथ में ऐसे लिख दिया जाए, आधा ऐसा ना लटकाना पड़े, इसलिए हलंत बनाया गया। हर चीज की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि मन से बना दी हैं चीजें, हर एक चीज की आवश्यकता है, इसलिए हर एक जो छोटी छोटी सी बिंदियां भी दिख रही हैं उनका ये प्रयोग हो रहा है। अब देखते हैं छ के बाद आ तक चलेंगे, तो छ अगर इसके पहले आ लिखा हुआ होता, ध्यान रखिएगा, जैसे इसके पहले लिखा होता है आ और फिर छ आ लिखा होता, तो ये जो पहला स्वर है उसको हम तुरंत उठा के ऐसा लिख देते, उसके बाद हम व्यंजनों में स्वरों को जोड़ना शुरू करते। ठीक है, तो छ में अ जोड़ा तो हो गया छा, त में र। अच्छा, त और रा से क्या संयुक्त वर्ण मिलता है, यहाँ ध्यान कर लीजिए, टेबल याद रख लीजिए। संयुक्त वर्ण वाली हमने आपको पहला जो वीडियो बनाया है वर्ण विचार का, उसमें हमने कहा 6-7 प्रकार के आपको बताए हैं कि इसके इन दोनों के शब्द से नया शब्द मिलकर बनता है संयुक्त, तो व्यंजन बनते हैं। उनको याद रख लीजिएगा कि त और र से मिलकर त्र बनता है और उसमें अह स्वर पूरा कर देगा तो बन जाएगा छात्र। ऐसे ही कहते हैं पा से लेके शा तक खत्म करेंगे क्या, नहीं, पा में क्या जोड़ेंगे, सिर्फ उ, तो क्या निकल आएगा पू। श, अब शा के बाद हमारे पास प लिखा हुआ है, शा के बाद कोई स्वर नहीं है तो उसको आधा लिख दें, क्योंकि शा और पा से हमारे पास कोई नया संयुक्त व्यंजन नहीं बनता है, तो जैसा का तैसा लिखा रहने दिया। इस आधे अक्षर को जैसा तैसा लटका दिया, फिर प में आ जोड़ दिया गया तो ये प बन गया, और माँ हलंत आधा है तो इस प्रकार से पुष्पम बन गया। तो ये हो गया आपका वर्ण का संयोजन। ठीक है, अब जरा देखिएगा, कभी भी आपको वर्ण संयोजन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, आधे व्यंजन से जहां तक आपको स्वर मिलेगा आप उस स्वर को उस व्यंजन में जोड़ देंगे। ठीक है, और आपका एक सही स्वर युक्त व्यंजन बन जाएगा। और इस प्रकार से जब सबको इकट्ठा करते जाएंगे तो दोनों को जब इकट्ठा करके लिखोगे तो एक शब्द आपके सामने आ जाएगा, और उसी को वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण विच्छेदन क्या होता है, बस जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे पहले माँ लिखा हुआ है हमारे पास, जैसे हमारी एक शब्द क्या है माता, माता शब्द लिखा है तो पहले हम माँ जिसके साथ स्वर है उसको अलग करेंगे, ता जो अलग है उसको करेंगे। तो माँ में हमारे पास बड़ा आ है तो उसको तोड़ तोड़ के लिख दिया, दूसरा अक्षर ता है तो ता को भी हमने उसके स्वर से अलग करके लिख दिया, और ये वर्ण विच्छेदन हो गया। बालिका, तो बालिका में बालिका तीनों को अलग अलग करते हैं, तो बा में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, बड़ा आ, तो उसी को अलग करके दिखा दिया कि बा में जो डंडा लिखा है वो मात्रा से आया, किसकी मात्रा से, आ की मात्रा से उधार ली थी, तब बड़े आ की मात्रा आई। ला के पास छोटी की मात्रा कहां से आई, स्वर ई से। का में बड़े आ की मात्रा कहां से आई, का से आई। बस अलग अलग करके दिखा दिया उनको, वो विच्छेदन हो गया। परिवार, तो प कह रहे हैं प पूरा दिख रहा है, आधा नहीं है, तो प में आ छुपा हुआ है तभी वो पूरा हुआ है। रा में ई लगी है छोटी की मात्रा तभी वो री बना। वा में बड़े आ को बनाया गया है इसीलिए वा बना है, और रा में अह लगाया गया इसीलिए वो रह बना। जनकह, ज पूरा है जब आ बना उसमें तब, न पूरा है क्योंकि उसमें आ लगा हुआ है, कह में विसर्ग लगा हुआ है इसलिए वो कह बना हुआ है। पुत्रह में पा में किसकी मात्रा दिख रही है, छोटे ऊ की, तो पा के और छोटे ऊ स्वर को अलग अलग कर दिया। त्र किससे बनता है, त और रा से बनता है, उसमें क्या लगा है,
विसर्ग लगे हैं, बड़या की मात्रा के साथ में विसर्ग लगे हैं, तो बड़या की मात्रा दिखाई और बाद में विसर्ग जोड़ दिया गया। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बड़ा आ लगा हुआ है, त और र में बड़ा आ लगा है, उसके बाद में विसर्ग आएगा। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं या साथ में ही दिखा दिया उसको। ठीक है, और देख लेते हैं दिनेश। द को तोड़िए, द में क्या क्या छुपा है, आधे दा में जब ई मिली तब दी बना। ऐसे मत कीजिएगा कि आप दी को तोड़ भी रहे हैं और उसको लिखते हैं द और ई, ऐसे मत लिखिएगा भाई। जब स्वर अलग हो रहा है तब ये आधा हो जाएगा। अगर स्वर इसमें देखिए, हम हमेशा बार बार वही बात करते हैं, क्योंकि यहीं पे गलतियां बच्चे कर देते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो ये जो पूरा है हमेशा क्या आ से ही पूरा होगा, नहीं, ये पूर्ण रूप में किसी भी स्वर की सहायता से आ सकता है। बस बात ये है कि जो अ होता है ना वो दिखता नहीं है हमें, लेकिन पूरा कर देता है। यहाँ पे भी पूरा हुआ है, जब इसका स्वर व्यंजन से अलग होता है तो व्यंजन को वो आधा करके चला जाता है। न में से ए की मात्रा हटाएंगे तो ना को आधा कर देंगे और ए को लिख देंगे। शह को जब अलग करेंगे तो श में से अह को अलग कर देंगे तो श आधा रह जाएगा। ऐसे ही म को तोड़िए, म और आ से टूटा, हा किससे टूटा, ह और आ से। त आधा है तो त जैसा का तैसा लिखा रहने दिया, और माँ में बड़या की मात्रा थी तो माँ को बड़या से अलग कर दिया। नदी, न पूरा है, न और अ से न पूरा बना हुआ है। दी कैसे बना है, द में जब ई मिलाई तब दी बना। नृपह, तो नृ कहाँ से आती है, री की मात्रा से आती है। पह कहाँ से आता है, जब आधे पा में अह मिल गया तब पह बना। भ्रमरह, तो भ्र, देखिए भ और र दो जोड़े जा रहे हैं, पहले भा को लिखेंगे फिर र लिखेंगे, और ये पूरा है क्योंकि आ इसमें जोड़ा तब। माँ किससे पूरा हुआ, माँ और आ से। र किससे हुआ, अह से। तो देखिए वही हमने क्या किया, हर एक अक्षर को उठाया, उसमें से उसके स्वर को अलग कर दिया और ये हमारा वर्ण विच्छेदन हो गया। इतनी से टॉपिक है ये आपका। अब यहाँ पे हमने आपको वर्णों से शुरुआत की, उनकी उत्पत्ति से शुरुआत की, उनके उच्चारण से तक पहुंचे और उच्चारण से पहुंच के हमने वर्णों से आपको शब्द तक बनाना सिखा दिया कि कैसे हम अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये वर्ण विच्छेदन और क्यों आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संधि जब हम करेंगे तब इस वर्ण विच्छेदन का हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। आज एक काम देते हैं हम आपको, 10-12 अपनी कोई भी किताब हिंदी के ले लीजिए, संस्कृत के ले लीजिए, 10-12-15 शब्दों को उठाइए और उनका विच्छेदन करना, और विच्छेद करने के बाद उनको जोड़ने की कोशिश करना। तो एक ये जोड़ना घटाना आपको एक बार आ गया तो संधि पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संधि शुरू करवाने वाले हैं। तो संधि शुरू करने के लिए वर्णों का ज्ञान कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छा ये सारे वीडियोस आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाएंगे, आप लिखेंगे magnetbrains.com, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे वही क्लास के सब्जेक्ट्स आपके नीचे आने लगेंगे। आप क्लास 8 को कर रहे हैं तो क्लास 8 आ जाएगा, 7th कर रहे हैं तो 7th के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। संस्कृत पे जाएंगे, संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, चैप्टर वाइज वीडियोज मिल जाएंगे, है ना। हर चैप्टर में कितने वीडियोज हैं, जैसे कि अभी वर्ण विचार जो आपका पाठ पहला है उसके हमने 3 वीडियो बनाए हैं, अलग अलग पार्ट में बना दिए, क्योंकि एक साथ में 2 घंटे पढ़ा देते तो सब दिमाग से निकल जाता है ना, इसीलिए उनको छोटा छोटा टुकड़ों में हमने आपको बना दिया। तो भाई जो टॉपिक सिलेक्ट करेंगे कि उच्चारण पढ़ना है तो उच्चारण पढ़ लीजिए, वर्ण संयोजन विच्छेदन पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए। इस तरह से भाई ढूंढ लीजिए, पता भी रहेगा कि क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। इस वाले पाठ को, इन तीनों वीडियोस को अच्छी तरह से जरूर समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारी नींव है, यहीं से संधि और ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जब ये समझ लेंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया चैप्टर शुरू करेंगे संधि का। तब तक के लिए धन्यवाद।